हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू कंडक्टर्स या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसका नाम है चैप्टर का, उसका थर्ड लेक्चर लेके आ गए हैं। अब तक 2 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। 2 लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ डिटेल्स कवर किया। जैसे फर्स्ट लेक्चर में करंट के बारे में डिटेल में बात किया कि करंट होता क्या है। सेकेंड लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात किया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड, या तुम बोल सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड आगे के जो फॉर्मूलाज थे। जैसे फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुमको इंट्रोड्यूस किया, सेकंड लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में हमने करंट का फॉर्मूला निकाला। तो जो पिछला लेक्चर था सेकंड लेक्चर, उसमें हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया विच इज़ NeAVD विच इज़ इक्वल टू करंट, या इसको हम याद रखने के लिए याद रख सकते हैं करंट इज़ इक्वल्स टू वीना, VDENA, जहाँ पे VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे करंट डिपेंड करता है, ये हम लोग ने लास्ट टाइम देखा। और इन टर्म्स में भी कुछ टर्म्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका अपना फॉर्मूला है विच वाज E टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन M टाइम्स टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अलग से फॉर्मूला है। जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो खुद कुछ टर्म्स पे डिपेंड करती है, ये हमने निकाला। फिर हमने देखा था कि जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी भी हमने निकाला लास्ट लेक्चर में। मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो कितना मोबिलिटी मिला, यानी इलेक्ट्रॉन्स कितना मूव हुए, होल्स कितना मूव हुए, ये सब। तो अगर मैं ये रेशो लूँ तो यहाँ से मुझे देखो रेशो क्या मिलेगा, E से E कैंसिल होकर मुझे मिलेगा E टाउ अपॉन M। ये मोबिलिटी का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम निकाला था लास्ट लेक्चर में। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो अब तक तुमको पता होने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। करंट का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला और मोबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब आज का जो लेक्चर है उसमें हम एक बहुत फेमस लॉ स्टार्ट करेंगे जो तुमने बचपन से पढ़ रखा है। तुम 2-3 बार उसको ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, 9th स्टैंडर्ड में भी, 10th स्टैंडर्ड में भी, 8th स्टैंडर्ड में भी, बार बार तुमको सुनने को मिलता है। तो ओम्स लॉ सबको मालूम है। व्हाट इज़ ओम्स लॉ? फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, ओम्स लॉ यूजुअली जो एप्लीकेबल होता है वो एप्लीकेबल होता है कंडक्टर्स के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहीं से याद रखो कि ये कंडक्टर्स के लिए बनाया गया लॉ है। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ सेज दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर में जो करंट फ्लो करता है उसके बारे में ओम्स लॉ बात करेगा। द लॉ सेज दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, सो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेटमेंट तुमको सबको पता है पर फिर भी मैं लिख रहा हूँ फॉर योर विजुअल मेमोरी, ताकि एग्जाम में आए तो वहाँ ओम्स लॉ ना भूल जाओ। तुम सब याद करके गए, ओम्स लॉ भूल गया। सो कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसको हम वोल्टेज का नाम देते हैं, तुमने नाम सुना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्टेज अप्लाइड, या वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। और इसके लिए एक बहुत स्पेशल कंडीशन होती है, शायद तुमको पता हो कंडीशन है दैट प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज। मतलब ये जो वायर करंट कंडक्ट कर रहा है इसमें हमने वोल्टेज V लगाया है, तो इस दौरान करंट कंडक्शन के टाइम पे और वोल्टेज अप्लाई करने के बीच में ये वायर में कुछ चेंजेस ना आ जाए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ होती हैं, जैसे फिजिकल स्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे नाम कुछ तुमको मेंशन कर देता हूँ। फिजिकल क्या लिखा है हमने? फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कॉन्स्टिट्यूट करेंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ या क्वांटिटीज़ हैं लेंथ, फिर एरिया, फिर टेम्परेचर। ठीक है, ये सब चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। ये सब अगर चेंज हो जाएंगी तो ये वायर का कुछ ऐसा चीज़ चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो याद रखना, ओम्स लॉ इस स्पेशल कंडीशन में एप्लीकेबल है।
अगर हम इसको स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो हमको मिलेगा I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जहाँ पे I है करंट, V क्या है बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। इसी को मैं उल्टा प्रोपोर्शनैलिटी लिखूं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करें तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है V इज़ इक्वल्स टू I टाइम्स R। ये R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यहीं से तुम आगे कैरी फॉरवर्ड करके लिख सकते हो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है 1/R, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस याद रखना I के साथ R मल्टीप्लाई होना चाहिए, बस इतना। या V इज इक्वल्स टू IR तो तुमको याद ही होगा बचपन से, जैसे F इज इक्वल्स टू MA याद रहता है तुमको, वैसे V इज इक्वल्स टू IR तो याद ही होना चाहिए। तो चाहे जैसे तुमको V इज इक्वल्स टू IR लाना होता है, तो ये फॉर्म से अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1/R लाते हो तो भी चलेगा, ये फॉर्म में लाके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R लाते हो तो भी चलेगा, कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे R जो है, दिस R इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, है ना, सबको पता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो हम इस रेजिस्टेंस के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे आज डिटेल में, कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कैसे होता है या क्या होता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्या इसका फॉर्मूला है वगैरह वगैरह। जैसे यहाँ से बोलने के लिए तो मैं R का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, है ना। जैसे R का फॉर्मूला देख के बताओ क्या आएगा। R का फॉर्मूला तुम्हारे हिसाब से V/I आ जाएगा। देखो ओम्स लॉ इतना सिंपल नहीं होने वाला है, ये जो फॉर्मूलाज लिखा मैंने यहाँ पे, I के लिए फॉर्मूला लिखा है, मोबिलिटी के लिए लिखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए लिखा है, वो सब इस फॉर्मूले में यूज़ कर लोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो न्यूमेरिकल पार्ट के लिए तुमको फॉर्मूलाज और देखने पड़ेंगे, इसलिए ये ओम्स लॉ वापस से आता है तुम्हारे पास, ठीक है। अगर जैसे यहाँ से मैं R का फॉर्मूला निकालूँ तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/I, करेक्ट। यहाँ से R का यूनिट निकालो, V क्या होता है, V होता है वोल्ट, I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर। इसको एक नया नाम आता है जिसको हम बोलते हैं ओम या ओम सिंबल, ठीक है। ये ओम का सिंबल है, ऑफ कोर्स ऑन द नेम ऑफ ओम, ओम्स के नाम पे पड़ा है इसका सिंबल या SI यूनिट। अगर तुम इसका फॉर्मूला निकालो तो फॉर्मूला है V/I। तो फिलहाल के लिए अभी तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, बट इसको देख के ये मत बोल देना कि रेजिस्टेंस V पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है और I पे इन्वर्सली डिपेंडेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम V चेंज करोगे तो कॉन्सिक्वेंटली I चेंज हो जाएगा, और I चेंज करोगे तो कॉन्सिक्वेंटली V चेंज हो जाएगा, बट R पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझा क्या बोला, क्योंकि R तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, तो R तब तक नहीं चेंज होगा जब तक फिजिकल स्टेट्स नहीं चेंज होती या फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होंगी। इस R से रिलेटेड और एक क्वांटिटी है, जैसे 1/R होता है एक, 1/R से R क्या है, रेजिस्टेंस है ना, तो 1/R क्या हो जाएगा, 1/R को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस मैं तुमको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ तो परेशान तो नहीं हो। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज बेसिकली द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द वायर इन द फ्लो ऑफ करंट। करंट अगर फ्लो होना चाहे तो जो ऑपोजिशन वायर प्रोवाइड करता है उसी को हम रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको फिजिकल तरीके से भी हम समझेंगे कि एक्चुअल में है क्या रेजिस्टेंस। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मालूम है करंट फ्लो होना मतलब क्या, करंट फ्लो होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, राइट। तो अगर वायर करंट के फ्लो में ऑपोजिशन दे रहा है तो एक्चुअल में किसके फ्लो में ऑपोजिशन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में। इलेक्ट्रॉन्स जो मूव हो रहे हैं उनके फ्लो में ऑपोजिशन है ये। तो हम फिजिकल मीनिंग भी थोड़ा रेजिस्टेंस का समझेंगे, तो वो चीज़ याद रखना। ये ओम्स लॉ नोट डाउन कर लो पॉज करके। चलो ये मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ तुमको मैं ग्राफ दिखा देता हूँ ओम्स लॉ का, जो कि बहुत फेमस ग्राफ होता है, IV ग्राफ। देखो IV ग्राफ क्या होता है, किसी कंडक्टर के लिए अगर हम IV ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा अपने लिए। देखो हमको मालूम है कंडक्टर के लिए ये रिलेशन ट्रू होगा, तो अगर मैं IV ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे मेरे पास I है, यहाँ पे मेरे पास V है, तो अगर मैं IV ग्राफ बनाता हूँ तो मेरे को ग्राफ कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, राइट। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, इजंट इट, बोलो यही होना चाहिए ना। या VI ग्राफ बनाओ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। V वर्सेस I बनाओगे तो भी ये स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, I वर्सेस V बनाओगे तो भी ये स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, इट डजेंट मैटर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। हाँ देखो प्रॉब्लम कहाँ आता है, प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाना चालू करते हैं, जैसे सपोज वोल्टेज बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते करंट भी बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा आता है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो स्ट्रेट लाइन ना रह के ये प्रोपोर्शनैलिटी कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी। अगर ये प्योर कंडक्टर है, अगर ओमिक कंडक्टर है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा, बट अगर ये नॉन ओमिक कंडक्टर है, या बोल सकते हो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है, हम वोल्टेज बढ़ाते जाए
करंट बढ़ता गया, एक टाइम के बाद ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक करंट बहुत कम बढ़ रहा है, वोल्टेज ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब तुम वोल्टेज तो बढ़ाते जा रहे हो बट करंट नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, करंट को बढ़ने में अपोज कौन करता है? रेजिस्टेंस, राइट। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, करंट को बढ़ने से अपोज करने वाला क्वांटिटी बढ़ रहा होगा ना, यानी रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ रहा है। तो ये भी हम धीरे धीरे समझेंगे। ज़रा इस ग्राफ को ठीक से देखो, तो ग्राफ से रिलेटेड हम पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका मैं स्लोप निकालूं, थोड़ा बहुत मैथ्स तो तुमको आता होगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी अगर मैं यहाँ स्लोप निकालूंगा तो स्लोप क्या आएगा बोलो? स्लोप आएगा सम i2 माइनस i1 यानी डेल्टा i अपॉन सम v2 माइनस v1 यानी डेल्टा v, राइट। तो एक्चुअल में रेशो हमको i बाई v का मिला है, हमको चाहिए v बाई i टू फाइंड द रेजिस्टेंस। तो ज़रा ध्यान से देखो, i बाई v करोगे इसका उल्टा तो 1 बाई r मिला है तुमको, तो यानी तुमको 1 बाई r का वैल्यू किससे मिल जाता है? स्लोप से मिल जाता है। ये ध्यान रखना, स्लोप का वैल्यू 1 बाई r के इक्वल कब है? जब तुमने i v ग्राफ बनाया है। जब vi ग्राफ बनाओगे तो स्लोप r के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तब तुमको डेल्टा v बाई डेल्टा i मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा कॉमन सेंस चालू रखोगे तो अटकोगे नहीं। बस याद रखना, जैसे मैं यहाँ पे देखो vi ग्राफ भी बना के दे देता हूँ तुमको। सपोज ये vi ग्राफ है, vi ग्राफ में ये ग्राफ कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए, ओके, रुको, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए। बट अगर तुम ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे इधर बेंड हो जाएगा। जैसे यहाँ बेंड हुआ ना, वैसे यहाँ बेंड होगा। देखो ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल वोल्टेज बढ़ता जा रहा है बट करंट नहीं बढ़ रहा है। देखो यहाँ देखो, करंट नहीं बढ़ रहा है ज़्यादा, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा बढ़ रहा है। वैसे यहाँ पे भी वोल्टेज ज़्यादा बढ़ रहा था, करंट नहीं बढ़ रहा था। तो तुमको ओवरऑल, जैसे इससे तुम स्लोप निकालोगे तो इससे स्लोप क्या आएगा? इससे स्लोप आ जाएगा डेल्टा v बाई डेल्टा i, विच इज़ नथिंग बट r के इक्वल। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्लोप। ध्यान रखना, कहाँ रेजिस्टेंस स्लोप के इक्वल है और कहाँ 1 अपॉन स्लोप के इक्वल है। अरे बोलोगे सर 1 अपॉन स्लोप का, अरे r इक्वल्स टू 1 अपॉन स्लोप हो जाएगा ना, तो याद रखना, ठीक है। ये ओम्स लॉ से रिगार्डिंग कुछ डिटेल्ड बातें हैं जो तुमको याद रहनी चाहिए टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस, टू अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल्स, टू अंडरस्टैंड MCQs। जैसे भी क्वेश्चंस तुमको ओम्स लॉ पे मिले सारे तुम हैंडल कर पाओ, तो तुमको ये सब पता होना चाहिए। ये जो कंडक्टेंस हमने लिखा है, कंडक्टेंस का यूनिट अगर निकालोगे तो कंडक्टेंस का SI यूनिट क्या हो जाएगा बोलो? कंडक्टेंस का SI यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स या 1 अपॉन ओम। इसको एक और नाम होता है विच इज़ कॉल्ड एज सीमेंस, ओके। इसको हम सीमेंस में मेजर करते हैं कंडक्टेंस को। किसी वायर का कंडक्टेंस ज़्यादा कब होगा? जब उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। किसी वायर का कंडक्टेंस कम कब होगा? जब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये याद रखना, कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यही डेफिनेशन भी होता है कंडक्टेंस का। तुमको कंडक्टेंस का फिजिकल डेफिनेशन देने का जरूरत नहीं है, मैथमेटिकल डेफिनेशन दे दो चलेगा। इट इज़ डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे तुमने कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉड्यूलस के लिए डिफाइन किया था। अब कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉड्यूलस इससे रिलेटेड नहीं है, बट एक तरीका था वो भी डिफाइन करने का कि कोई सब्सटेंस कितना ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल है उसका उल्टा हम कर देते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी मिल जाता है। वैसे ही कितना सब्सटेंस रेजिस्टेंस दे रहा है उसका उल्टा कर दोगे तो कंडक्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ से रिगार्डिंग सारी बातें हैं जो तुमको पता होनी चाहिए। पहला चीज़ स्टेटमेंट, दूसरा चीज़ स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म, वहाँ से तुमको IR, यहाँ से R का फॉर्मूला V बाई I, उसका SI यूनिट ओम, फिर उसका रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, उसका SI यूनिट सीमेंस या ओम इनवर्स, और फिर तुमको ये ग्राफ IV ग्राफ या BI ग्राफ जैसे भी तुमको याद हो, ठीक है। IV ग्राफ याद रखो तो बेटर है, BI ग्राफ भी याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। IV ग्राफ तुमको बार बार आएगा, मतलब बाकी चीज़ों के केस में भी तुमको IV ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। सो आई होप तुमको ये समझ में आया ओम्स लॉ सब कुछ। अब हम थोड़ा रेजिस्टेंस पे अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। फिज़िकल ओरिजिन जो है ओम्स लॉ का, या ओम्स लॉ का और दूसरा फॉर्म जो है वो हम फिर से देखेंगे आगे चल के, जब हम रेजिस्टिविटी में बात करेंगे या रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे डिटेल में। फ़िलहाल हम रेजिस्टेंस पे बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, उसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम रेजिस्टिविटी देखते हैं, ठीक है। मैं रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिखाऊंगा, डोंट वरी, फिर हम समझते हैं फैक्टर्स वगैरह। देखो चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं डिटेल में जाने के लिए, तुमको क्वेश्चंस कैसे भी पूछ सकता है और कहीं से भी पूछ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड।
HSC बोर्ड वालों के लिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वालों के लिए तो ये 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक चल रहा है, बट CBSE के लिए 12th का टॉपिक है, तो तुम्हारे बोर्ड्स का टॉपिक है ये, तो थोड़ा ध्यान से समझो, क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाएगा, ठीक है। चलो हम रेजिस्टेंस पे बात करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन, बोलो, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द वायर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट। करंट फ्लो होना चाहता है बट वायर फ्लो नहीं होने दे रहा है, तो वायर जो चीज़ ऑफर कर रहा है वो है रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो देखते हैं। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, देखो ध्यान से, या फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस बोल सकते हो, या फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा तुमको फिजिकली एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। देखो, जैसे ये सपोज वायर है, ये वायर है, कंडक्टिंग वायर, और इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। ज़रा सोचो, करंट का फ्लो मतलब किसका फ्लो? करंट का फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। याद है मैंने बताया था कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, चार्ज कैरियर्स, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करना चाहेंगे, ज़रा तुम सोचो, क्या इलेक्ट्रॉन्स के लिए सीधा सीधा रास्ता बना हुआ है कि हाँ भाई तुम जाओ, तुमको सेल ने बुलाया है? ऐसा नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन चलना चाहेगा। सपोज जैसे मैं यहाँ से बैटरी लगा देता हूँ, ठीक है, ये बैटरी मैंने लगा दी। अब ये बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी इधर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बैटरी अप्लाई करेगी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट स्पीड से इधर खींचेगी। अब ये सब तुमको पता होना चाहिए, ड्रिफ्ट स्पीड क्या है वगैरह वगैरह, मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। सपोज़ ये इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ जाना चाहता है, उसको यहाँ जाना है, इस इलेक्ट्रॉन को। ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा रास्ता बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में बहुत सारे आयोन्स है। याद है मैंने तुमको बताया था इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है, ये यहाँ जाएगा कोलाइड हो जाएगा, यहाँ जाएगा कोलाइड हो जाएगा, यहाँ जाएगा कोलाइड, यहाँ जाएगा कोलाइड, एंड सो ऑन। इसके कोलिजन्स चले ही जा रहे हैं, ये कोलाइड ही होता जा रहा है नॉन स्टॉप। बट ज़रा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन चलना इधर चाहता है बट इसको हर जगह घुमाया जा रहा है। तो ये जो हर जगह घुमाने वाले फैक्टर्स हैं, ये क्या है? ये ही रेजिस्टेंस है। मतलब इट्स लाइक हर्डल्स हैं इलेक्ट्रॉन के रास्ते में। इलेक्ट्रॉन चल रहा है बट सीधा रास्ता नहीं है, उसको बार बार यहाँ वहाँ से घूम के जाना पड़ रहा है। तो इट्स लाइक जैसे तुम अपने आप को इमेजिन करो, एक खाली रूम है, ठीक है, एक खाली रूम है और तुमको सीधा चलने को बोला तो तुम चले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब उसी रूम में ठसाठस भर के बेंचेस लगा दिए जाएँ और तुमको बोला चल के जाओ, तुम क्या करोगे? ये बेंच पे चढ़ोगे, वो बेंच पे चढ़ोगे, ये बेंच पे चढ़ोगे, ऐसे करके जाना पड़ेगा। अब तुम सोचो, ये जो रेजिस्टेंस है, वो जो बेंचेस आ गए ना, बेंचेस का प्रेजेंस वही रेजिस्टेंस है। तो तुम सोचो ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा कब? अगर मैं ये जो क्लासरूम का साइज है वो बढ़ा दूं। पहले 10 मीटर का क्लासरूम था, तुमको बेंचेस को क्रॉस करके जाना था। अब मैं बोलूं यही क्लासरूम आधा किलोमीटर तक फैला हुआ है और वो आधा किलोमीटर तुमको चल के जाना है, तो तुम्हारे लिए तो रेजिस्टेंस बढ़ गया ना। यानी वायर का अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए ऑपोजिशन बढ़ जाएगा। तो पहला जो फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ वायर। और लेंथ ऑफ वायर पे कैसे डिपेंडेंट होगा रेजिस्टेंस? डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा। अगर मैं लेंथ ऑफ वायर बड़ा कर दूं, बड़ा वायर ले लूं, जैसे लंबा वायर ले लूं, तो अब यही इलेक्ट्रॉन को जो कोलिजन्स इतने लेंथ में करने थे अब इतने लेंथ में करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड ही होता रह जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है अपना, दिस आर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ये याद रखना, ठीक है। दूसरा देखो, जैसे देखो मार्कर गिर गया। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करेगा? जैसे यही जो क्लासरूम था मेरा, सपोज पहले नैरो था क्लासरूम, पतला था, उसमें बेंचेस ठसाठस भरे थे। अब मैं क्लासरूम को चौड़ा कर दूं, है ना, जैसे ये वायर पतला था, इसको मैं चौड़ा कर दूं, तो अब मैं क्लासरूम को जब चौड़ा करूंगा तो बेंचेस के बीच में थोड़ा सेपरेशन आएगा, और जब सेपरेशन आएगा तो थोड़ा फ्रीडम आएगा मूव करने के लिए तुमको। तो बोल सकते हैं तुम्हारा रेजिस्टेंस थोड़ा, तुम्हारे लिए रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा। वैसे ये इलेक्ट्रॉन के लिए भी जब हम लोग वायर मोटा यूज़ करते हैं ना, तब इलेक्ट्रॉन के लिए मूव करने को ज़्यादा जगह बचता है, तब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ईजिली मूव कर सकता है एज़ कम्पेयर टू पतले वायर में, क्योंकि पतले वायर में ज़्यादा कंजस्टेड होंगे, मोटे वायर में कम कंजशन होगा। अब तुम बोलोगे सर वायर पतला लो मोटा लो, डेंसिटी तो सेम है,
तो कैसे मोटे वायर में ज़्यादा जगह मिल रहा है, पतले वायर में कम जगह मिल रहा है? थोड़ा इस बारे में सोचो। देखो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है ना वो रैंडम मोशन है। सो जितने भी ये रैंडम कोलिजन्स करता है, जैसे यहाँ से यहाँ जाके ये कोलाइड करता है, तो यहाँ से यहाँ वो जा रहा है, तो ये खाली जगह ही है ना जहाँ वो जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी खाली जगहें हो गई हैं अब। जैसे फॉर एग्जांपल 50 मॉलिक्यूल्स थे ऐसे, इसको 50 मॉलिक्यूल्स के से बीच में से ऐसे निकलना था, तो इतनी खाली जगह ये ढूंढ पाया। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तुमने इसको चौड़ा कर दिया है, तो अब और खाली जगह बन जाएगी इसके लिए। तो अब इलेक्ट्रॉन के लिए मूव करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसको ऐसे समझो कि क्लासरूम बड़ा हो गया बट बेंचेस का डेंसिटी सेम है, नंबर ऑफ बेंचेस उतने ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, जिससे ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर का था, तो 1 मीटर स्क्वायर के क्लासरूम के एरिया में मैंने 50 बेंचेस डाले जो पूरा भर जाता है। अब मैं जिससे 2 मीटर स्क्वायर का एरिया कर देता हूँ और उसमें 100 बेंचेस डाल देता हूँ, तो नंबर ऑफ बेंचेस पर यूनिट एरिया भी उतना ही है, बट ऑप्शंस ज़्यादा हो गए हैं, अलग अलग बेंचेस पे जंप करके जा सकते हैं ऐसे। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पास अलग अलग पाथ्स पॉसिबल हो जाएंगे। तो ये जो एरिया का प्रोपोर्शनैलिटी है ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। याद है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में जब हमने करंट का एक्सप्रेशन निकाला था, तो करंट का एक्सप्रेशन क्या आया था? करंट का एक्सप्रेशन आया था I इज इक्वल्स टू VDE/NA। ज़रा ध्यान से देखो, एरिया पे करंट डायरेक्टली डिपेंडेंट है। एरिया बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। तो ऐसे दोनों तरफ से रिलेट करके चलोगे तो ज़्यादा बेटर है। तीसरा फैक्टर जो है दैट इज टेम्परेचर एंड मटेरियल। टेम्परेचर और मटेरियल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होता है। कैसे डिपेंडेंस होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अभी बात नहीं करेंगे। अभी फिलहाल के लिए तुम याद रखो इतने फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ तो मुझे देखो रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनैलिटी क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊँ तो मेरे को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलता है रो। इस रो का नाम है रेजिस्टिविटी। दिस रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझो, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मतलब अगर मैं 1 मीटर का कॉपर का वायर लूँ और 2 मीटर का कॉपर का वायर लूँ तो दोनों में कॉमन होगा रो, बट दोनों का अलग होगा आर। क्यों? क्योंकि आर लेंथ पे डिपेंडेंट है। 1 मीटर कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, 2 मीटर वाले कॉपर वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, बट 1 मीटर 2 मीटर दोनों का रेजिस्टिविटी सेम। तो ये याद रखना, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक तुम्हारा रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। हम आगे देखेंगे ये रेजिस्टिविटी जो है ये भी अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये रेजिस्टिविटी खुद टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। अभी हम इसके बाद वही देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी का अगर यूनिट देखना चाहो या रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना चाहो तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा RA/L। ठीक है, यूनिट निकालोगे तो क्या आएगा? ऐसा यूनिट बोलो, ऐसा यूनिट। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिल गया। अरे ये सिंबल मालूम है ना सबको, रो डेंसिटी के लिए जो यूज़ होता है सिंबल, वही सिंबल है। सो दिस इज रो। ऐसा यूनिट क्या होगा बोलो? रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर कैंसिल, यानी यूनिट आ जाएगा ओम मीटर। ठीक है, तो ये ऐसा यूनिट हो गया रेजिस्टिविटी का। इसी का एक उल्टा होता है कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस ना, वैसे इसका उल्टा क्या हो जाएगा या इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कंडक्टिविटी। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी का यूनिट निकालोगे तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या आ जाएगा? ओम मीटर इनवर्स। तो ये फॉर्मूला याद रखना, सिग्मा। अच्छा, एक बात याद रखो, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो ρL/A है, यानी लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये फैक्टर्स याद रखना जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है। ऐसे रैंडमली तुमको कोई बोल दे कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है तो ओम्स लॉ याद करके मत बोल दो कि वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, करंट पे डिपेंडेंट है। नहीं, रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंडेंट है ही नहीं। रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे, एरिया पे। मटेरियल का कैसा रेजिस्टिविटी है, मटेरियल का कितना लेंथ है, मटेरियल का कितना एरिया है। ठीक है, तो अगर तुमको क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे रैंडम क्वेश्चन पूछ दिया, बोला एक वायर है,
इनिशियली उसका रेजिस्टेंस R है, बाद में उसका एरिया डबल कर दिया, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/4, R/2, R/3, जैसा भी, बार बार अलग अलग तुमको क्वेश्चन पूछा, एरिया डबल कर दिया। सोचो एरिया डबल किया तो रेजिस्टेंस को क्या होगा, एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है ना, तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अगर तुम एरिया डबल करोगे तो रेजिस्टेंस आधा, वैसे एरिया अगर आधा कर दे तो रेजिस्टेंस डबल, एरिया कम करोगे ना तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो ये याद रखो फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और जो रेजिस्टेंस का एक्चुअल फार्मूला है, तुमको ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी तुमको क्वेश्चंस होंगे। तो ये नोट डाउन करो, मैं एक आध न्यूमेरिकल करा देता हूँ तो तुमको ये फार्मूले का थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसा चल रहा है। ये सारे फैक्टर्स नोट डाउन करो अच्छे से रेजिस्टेंस के बारे में, डेफिनेशन के साथ में, और मीनिंग मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, तो उससे थोड़ा रिलेट करके लिखो तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिया था, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तब तुमको रेजिस्टेंस के फॉर्मूले का थोड़ा आइडिया लग जाए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रखो, रेजिस्टेंस इज़ ρL/A। ठीक है, जहाँ पे रो क्या है रेजिस्टिविटी, और 1 रो क्या था कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये याद रखना। चलो अगर तुमको कंडक्टिविटी भी पूछ लेता, कैलकुलेट कंडक्टिविटी और फाइंड कंडक्टिविटी, दोनों ही कर लेते हैं ना, तो एक ही बार में सब हो जाएगा। देखो हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर मीटर एट रूम टेम्परेचर ऑफ अ वायर ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर, द रेजिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर इज 5 × 10⁻⁻⁷, ऑल्सो फाइंड कंडक्टिविटी। देखो कैसे करोगे, हमको रेजिस्टेंस पर मीटर चाहिए ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इज ρL/A। पर मीटर यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तुमको निकालने को बोला, यानी R/L निकालना है तुमको। तो देखो रो तुमको दिया हुआ है, A तुमको दिया हुआ है, A कैसे निकालोगे, πr², पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो परेशानी की बात है। ठीक है, तो रो कितना है, रो तुमको दिया है 5 × 10⁻⁻⁷ अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा πr²। अच्छा R कितना हो जाएगा, ये 1 मिलीमीटर है तो R निकालोगे तो R कितना आ जाएगा, 0.5 मिलीमीटर, है ना, हाँ या ना, बोलो। चलो ठीक है, तो ये R/L दिस इज कमिंग आउट एज 5 × 10⁻⁻⁷ अपॉन पाई का वैल्यू 3.14 इंटू R² यानी 0.5 मिलीमीटर का स्क्वायर, ध्यान रखना मिलीमीटर से कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ ठीक है। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 5 अपॉन, इसको भी मैं 5 बना लूँ तो कोई प्रॉब्लम, इसको मैं 5 बनाऊंगा तो 10 पावर कितना हो जाएगा, -4, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो मैं इसको अच्छा इधर स्क्वायर साइन हट गया, देखो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो मैं इसको 25 कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, तो इसको मैं 25 कर लेता हूँ स्क्वायर करके, तो 25 × 3.14 ठीक है, इंटू 10 पावर ऊपर कितना है -7 और नीचे देखो -4 का स्क्वायर -8। समझा ना कैसे -8 आया, बोलो कैसे -8 आया, मैंने 0.5 को 5 बनाया तो ये -4 हो गया, मैंने वैल्यू 10 गुना बढ़ा दी ना 10 टाइम्स, तो यहाँ पावर 10 टाइम्स कम हो जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो -8 हो गया, यानी अपने पास नंबर देखो क्या बचता है 5 × 3.14 कर लो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 14 5 70, तो आई थिंक मेरे हिसाब से 15.70 नहीं आ रहा तो 5 4 20 कर लेते हैं, 5 4 20, 5 1 5 2 7 एंड देन 5 3 15, 15.70 ये मुझे मिल रहा है, इंटू 10 पावर मेरे हिसाब से -8 ऊपर आएगा तो +8 और -7 +8 -7 कितना हो जाएगा +1। एक मेरे पास बुक है जो ये कैलकुलेशन करने में काम आएगी, बहुत ही प्यारी बुक है, तुमको पता होना चाहिए ये बुक के बारे में और तुमको यूज़ करने आना चाहिए बहुत अच्छे से। अब देखो हमको क्या निकालना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है 1/15.70 का, तो मैं 1570 का रेसिप्रोकल देख लेता हूँ। यहाँ देखो रेसिप्रोकल के टेबल में मेरे पास 1.5 का 7 मुझे देखना है, तो वो आ रहा है 0.6369, यानी मुझे मिलता है 0.06369 इंटू 10 पावर 1, यानी आंसर आ गया 0.6369 ohms पर मीटर। बोलो समझा? तुम बोलोगे यहाँ दूसरा जीरो क्यों आ गया सर? अरे क्योंकि मैंने 1.5 का 7 देखा है, मतलब मैंने 1.57 का रेसिप्रोकल निकाला है, मेरे पास नंबर 15 है तो उसका और एक ज़ीरो कम हो जाए और एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, बिकॉज द नंबर इज़ 10 टाइम्स मोर।
तो अगर 10 टाइम्स ज़्यादा है तो ये आ जाएगा। वैसे अगर मुझे रेजिस्टिविटी के साथ में कंडक्टिविटी पूछा है तो मुझे मालूम है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, तो कंडक्टिविटी हो जाएगा 1 अपॉन रो कितना है बोलो, 5 × 10⁻⁷ हाँ या ना। अच्छा 1 अपॉन 5 करोगे तो 0.2 आ जाएगा। अब इतना रेसिप्रोकल नहीं आ रहा है तो तुम 11th में क्यों हो? ऑफेंड मत हो जाना, एक सीरियस टिप दे रहा हूँ कि पढ़ाई करना ज़रूरी है। और ये 10⁻⁷, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁶। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा सोचो, तुमको याद है कंडक्टिविटी का यूनिट जो होता था वो क्या होता था? सीमेंस हमने लिखा था ना कंडक्टिविटी का यूनिट, तो कंडक्टिविटी का यूनिट सीमेंस है, या चलो हम ओम मीटर इनवर्स लिख रहे थे तो हम 1 अपॉन या पर ओम मीटर लिख देते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखो, ठीक है। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ इसका ऐसा ही यूनिट क्या आएगा। जैसे मैं इसका फॉर्मूला निकालूँ तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का उल्टा, यानी ये हो जाएगा A/ρl। बोलो हाँ या ना, यस नहीं। रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नहीं ये रो का उल्टा है ना, देखो उल्टा करे ही जा रहे हैं। यहाँ से रो का फॉर्मूला निकालो, रो का फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। रो का फॉर्मूला हो जाएगा RA/L, यानी ये हो जाएगा, अरे यार क्या टाइम पास, RA/L यानी 1 अपॉन रो करेंगे तो ये हो जाएगा L/RA, ठीक है। तो 1 अपॉन R हो गया सीमेंस, सीमेंस मीटर, मीटर नीचे है तो ये कैंसिल, यानी सीमेंस पर मीटर। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 10⁻⁶, ये केबल फंसेगा, सीमेंस पर मीटर, ठीक है। ये भी यूनिट है, तो दोनों सेम ही यूनिट है। ज़्यादा प्रेफरेबल जो भी तुमको लगे, पर ओम मीटर ज़्यादा सही लगता है तो वो लिखो। तो ये एक क्वेश्चन था जो तुमको इस फॉर्मूले का थोड़ा हिंट दे रहा है कि फॉर्मूला कैसे कैसे यूज़ हो सकता है। और मैंने तुमको बताया जनरल क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे। एरिया डबल कर दिया रेजिस्टेंस को क्या होगा, लेंथ ट्रिपल कर दिया रेजिस्टेंस को क्या होगा। ये सब चीज़ें तुमको हैंडल करने आना चाहिए अभी, क्योंकि तुमको पता है क्लियर प्रोपोर्शन कैसा है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। चलो ये नोट डाउन करके हो गया है, फाइन। अब हम एक रेजिस्टिविटी जो टर्म है या रेजिस्टिविटी जो अपना फैक्टर है, उस पे कौन कौन से फैक्टर्स का इफेक्ट होता है या उस पे कौन कौन से पैरामीटर्स का इफेक्ट होता है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। अच्छा ये जो कंडक्टिविटी है इसका डेफिनेशन भी तुमको शायद बुक में दिया हो, कंडक्टिविटी बोल रहा हूँ, रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन भी तुमको शायद बुक में दिया हो। कैसे निकालोगे रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन, देखो अभी फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला क्या है RA/L, यानी जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ 1 मीटर हो जाएगा, तब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। ये तुम्हारा डेफिनेशन हो गया रेजिस्टिविटी का, यानी रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय, या इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय यूनिट लेंथ ऑफ वायर व्हेन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला वायर, 1 मीटर लेंथ का वायर जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वही उसका रेजिस्टिविटी, ये उसका डेफिनेशन रेजिस्टिविटी का, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। लेक्चर बहुत डिटेल में हो रहा है तो थोड़ा ध्यान से देखते जाओ, कोई टॉपिक मिस मत करो। मैं नोट्स भी दे रहा हूँ और साथ में तुम भी अपने नोट्स बनाते चलो, वरना अटक जाओगे। और ये टॉपिक डिटेल वाला टॉपिक है, इसलिए अच्छे से करना पड़ेगा तुमको भी, मुझे भी। देखो हमको एक चीज़ मालूम है, क्या मालूम है हमको? हमको मालूम है ओम्स लॉ, हमको मालूम है दैट B इज इक्वल्स टू IR, है ना। बोलो ये पता है कि नहीं हमको? हमको तो पता है, ठीक है। ये जो I है इसका फॉर्मूला है मेरे पास, हमको मालूम है I इज इक्वल्स टू वीना, VDENA, हाँ या ना, बोलो। ये फॉर्मूला हमको पता है तो हम लिख सकते हैं दिस इज VDENA टाइम्स R, ठीक है। वोल्टेज इज इक्वल्स टू ये अपना I और ये अपना R, ठीक है। ज़रा कुछ चीज़ें समझते हैं, क्या समझते हैं देखो। मुझे R का फॉर्मूला चाहिए क्योंकि मुझे R का फॉर्मेट पता है। R होता है ρL/A, यहाँ पे ये भी रखो, R होता है ρL/A। मैं रो का फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि रो एक्चुअल में किन किन चीज़ों पे डिपेंड है। अच्छा मुझे एक और चीज़ पता है
की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो होती है, बोलो क्या, वो होती है E टाइम्स E टाउ बाई m। बोलो हाँ या ना, ये पता है ना, फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर थर्ड लेक्चर बार बार दोहरा रहा हूँ ये चीज़। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा E टाइम्स E टाउ अपॉन m, और यहाँ पे क्या है ENA टाइम्स R। ठीक है, चलो यहाँ तक सही जा रहा है। ये जो V है ना, ये मुझे पता है क्या होता है, मुझे क्या तुमको भी पता है। अगर जैसे ये वायर है, देखो ध्यान से, ये वायर है, इस वायर के अक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V, तो ये रिलेशन तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है और मैंने पढ़ाया भी है, मुझे भी याद है। अगर ये बैटरी का वोल्टेज V है और ये बैटरी ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई की, इस वायर का लेंथ अगर L है, तो इस L लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज गिवन बाय E टाइम्स L। यहीं से तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिला था, अगर तुमको याद हो, V बाई एल या V बाई डी करके, जिससे तुमको यूनिट भी आई थी वोल्ट पर मीटर करके इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने के टाइम पे चिल्ला चिल्ला के ये चीज़ पढ़ाया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फॉर्मूला है। एक होता था फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, या ये भी एक वोल्टेज का फॉर्मूला है। मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो वोल्टेज को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, E टाइम्स L, दिस इज इक्वल्स टू, ये E इंटू ई क्या हो जाएगा, E स्क्वायर टाइम्स E टाउ N A R अपॉन M। घबराओ मत, कुछ हैरानी नहीं हो रही है, कुछ बड़ा चीज़ नहीं आ रहा है, थोड़े स्टेप्स को फॉलो करते चलो। क्या हुआ देखो, पहले ओम्स लॉ IR, I को सब्स्टिट्यूट किया बीना से या VDENA से, फिर VD को सब्स्टिट्यूट किया इस फॉर्मूले से, तो ये मिल गया। अब कैंसलेशन कर लेते हैं, जैसे E से E कैंसल। अब मैं R को एक तरफ रखता हूँ और एक फॉर्मूला बनाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना मेरे को क्या मिलेगा। सो R विल बी इक्वल्स टू, ये M इधर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा M अपॉन ये पूरा टाउ NA E स्क्वायर, ये सब नीचे आ जाएगा, यानी E स्क्वायर टाउ N, राइट। ये L और A ऐसे ही रहने दो। मैं इसको ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस का जनरल फॉर्मेट पता है। क्या है जनरल फॉर्मेट, बोलो रेजिस्टेंस का, रो L बाई A। देखो रेजिस्टेंस का जनरल फॉर्मेट L बाई A। तो ये जो पूरा टर्म है ये किसके इक्वल हो गया, बोलो रो के इक्वल हो गया ना, हाँ या ना। सो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि देयरफॉर रो इज इक्वल्स टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। तो ये इस चीज़ पे डिपेंडेंट है। ज़रा ध्यान से देखो, रो का एक हमको फॉर्मूला मिल के आया है। हमको एक चीज़ पता है कि जो रेजिस्टिविटी है उसमें टर्म्स हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, है ना। रिलैक्सेशन टाइम याद है या नहीं, बार बार यूज़ हो रहा है रिलैक्सेशन टाइम, तो याद रखो। ये रिलैक्सेशन टाइम हमने देखा था कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, हाँ या ना, बोलो। अच्छा, ये चीज़ टेम्परेचर पे डिपेंड होती है या नहीं, बोलो। जो टाउ है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है या नहीं। मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कोलिजन्स कर रहा है, और ज़्यादा कोलिजन्स हो रहा है तो दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है वो कम हो रहा है। तो ये टाउ क्या है, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम ही तो है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के टर्म्स लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान दो। M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, यहाँ पे एक एक टर्म का नाम लिख दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। चलो ठीक है, ज़रा ध्यान दो। अभी अगर इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ कम होगा, हमको मालूम है ना, टाउ डिक्रीजेस। और अगर टाउ डिक्रीज होगा तो हमको यहाँ से क्लियरली दिखाई पड़ रहा है मास और E तो कांस्टेंट है, यानी सिंस क्या, रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, ये एक चीज़, एंड रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है। यानी टाउ अगर कम हुआ तो रो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। यहीं पे लिख दो।
तो अगर किसी वायर का टेम्परेचर बढ़े तो उसका रेजिस्टिविटी बढ़ता है, और रेजिस्टिविटी बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए। इसीलिए तुमको बोला गया था कि फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए ओम्स लॉ में। देखो अगर फिजिकल स्टेट में हमने 3 टर्म्स लिखे थे, एल, ए और टेम्परेचर, याद है? टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, लेंथ नहीं चेंज होना चाहिए, एरिया नहीं चेंज होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेंथ चेंज होगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज, ए चेंज होगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज, और टेम्परेचर चेंज होगा तो रो चेंज होगा तो आर चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज। So this is why all the physical properties of a conductor should not change in order to obey the Ohm's law. तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। वैसे ही टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाओ, तुम सोचो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो n क्या होगा, बोलो n को क्या होगा? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल एक्साइटेशन की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अरे तुम किसी वायर को हीट करो, किसी भी चीज़ को जब तुम हीट करते हो तो उसमें एक्साइटेशंस होते हैं, ये पता है ना, बेसिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, है ना। तो वैसे मैं किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसमें और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी n बढ़ेगा तो भी रेजिस्टिविटी कम होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ता है तो n बढ़ता है। तो ये याद रखो, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस n इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। बट तुम ये चीज़ सोचो, ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जा रहा है और रो बढ़ जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से n बढ़ जा रहा है और रो कम हो जा रहा है। तो कहना इसे टेम्परेचर बढ़ने से ये दोनों इफेक्ट्स होंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस पे कुछ फ़र्क ही नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो इफेक्ट है ना, दिस इफेक्ट n का चेंज होना, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, या नेग्लिजिबल होता है। ये नेग्लिजिबल होता है फॉर कंडक्टर्स, यानी कंडक्टर्स के लिए ये नेग्लिजिबल है। क्यों कंडक्टर्स के लिए नेग्लिजिबल है? अरे क्योंकि कंडक्टर्स में ऑलरेडी सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। टेम्परेचर बढ़ा के और कितना इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे? ऑलरेडी सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं, तो ये n इतना ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है, तो रेजिस्टिविटी इतना ज़्यादा कम होता ही नहीं एज़ कम्पेयर टू इस वाले फैक्टर पे। इस वाले फैक्टर की वजह से रेजिस्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस वाले फैक्टर की वजह से जो कम होने वाला फैक्टर है वो कम है, या कम नहीं हो पाता है, बढ़ता ज़्यादा है बल्कि। अरे एक चीज़ ट्राई कर रहा है रेजिस्टिविटी बढ़ाने का, दूसरा चीज़ ट्राई कर रहा है रेजिस्टिविटी कम करने का, बट इस कम करने वाले फैक्टर में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है ज़्यादा, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है। कंडक्टर्स में ऑलरेडी सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी यूजुअली बढ़ती है। और उल्टा सोचो, अगर मैं सेमीकंडक्टर का बात करूं तो सेमीकंडक्टर में यूजुअली इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो जब उनका टेम्परेचर बढ़ता है ना तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बाहर निकलने लगते हैं। तो अब उस टाइम रिलैक्सेशन टाइम थोड़ा कम भी हो जाए तो उससे रेजिस्टिविटी इतनी नहीं बढ़ती है जितनी n बढ़ने की वजह से कम हो जाती है। तो सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से गिर जाता है, सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से गिर जाता है। समझा क्या बोला? कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम ड्रास्टिकली कम होता है और रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है, बट n वाला फैक्टर इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। वेयर सेमीकंडक्टर्स में n वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा चेंज होता है। n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर्स में यूजुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, तो हम उनको थोड़ा भी हीट करें तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो उसके वजह से रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। तो इसलिए सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ गिरता है, कंडक्टर्स का बढ़ता है रेजिस्टिविटी। याद रखना ये चीज़। चलो ये नोट डाउन करो ज़रा, मैं तुमको एक ग्राफ्स देता हूँ, जो ग्राफ्स तुमको बहुत ज़रूरी हैं, बहुत याद होने चाहिए ये ग्राफ्स। हम रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का ग्राफ बना लेते हैं, देखो ध्यान से। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, देखो जैसे अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये याद रखना। रेजिस्टिविटी कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेम्परेचर, मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, देखो ध्यान से। पहले मैं कंडक्टर्स के लिए बनाऊँगा, कंडक्टर्स के लिए क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि बढ़ेगा, तो मैं यहाँ ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ मैं R और रो ले लेता हूँ वर्सेस टेम्परेचर। तो ओरिजिनली कुछ है और टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ जा रहा है, ठीक है। ओरिजिनली कुछ है टेम्परेचर, ओरिजिनली रूम टेम्परेचर पे कुछ है और बढ़ने पे बढ़ जा रहा है, यानी ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ दिखाई पड़ेगा।
वहीं पे अगर मैं, अच्छा ये पार्ट नोट डाउन कर लो, या ठीक है चलो मैं यहाँ बना देता हूँ। वहीं पे अगर मैं सेमीकंडक्टर्स के लिए बनाऊँ तो सेमीकंडक्टर्स के लिए ये ग्राफ उल्टा जाएगा, यानी ये R और रो ये टेम्परेचर, तो ओरिजिनली कुछ है और टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होगा, तो ये टेम्परेचर गिरता है, ये रेजिस्टिविटी ऐसे गिर जाता है। और वहीं पे एलॉयज़ होते हैं कुछ, हॉर्न ऐसा मार के जा रहे जैसे कान हॉर्न मार के गया। एक एलॉयज़ होते हैं, टंगस्टन वायर, ये वायर फिलामेंट वायर, उनका जो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ बहुत ही कम चेंज होता है, बहुत ही कम चेंज, तुमको वो चेंज दिखाई भी नहीं पड़ेगा। दे आर नियरली इनवेरिएबल। इसीलिए जब भी हम कोई लैब में जाएंगे ना, तो लैब में हमको टंगस्टन या फिर कॉन्स्टेंटीन या ऐसे वायर्स मिलते हैं जो एलॉयज़ होते हैं। कॉन्स्टेंटीन का वायर या मैंगनीन का वायर, ये एलॉयज़ यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है वो चेंज नहीं होता है इतना। क्यों नहीं चेंज होता है, ज़रा सोचो। रीज़न ये है कि उनमें जो ये दोनों फैक्टर्स हैं ना, टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम का कम होना और रेजिस्टिविटी का बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना और रेजिस्टिविटी का कम होना, ये दोनों एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस कर देते हैं। मतलब जितना इस फैक्टर की वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ती है उतना इसके वजह से कम हो जाती है, तो चेंज नहीं होता है। समझा? अभी क्लियर हुआ होगा अच्छे से। रेजिस्टेंस कंडक्टर्स में जितना इस फैक्टर की वजह से बढ़ती है उसके कंपैरिजन में इसके वजह से कम नहीं होती है, इसलिए बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। वेरएज इसमें जितना इस फैक्टर की वजह से बढ़ती नहीं है उससे बहुत ज़्यादा इस फैक्टर की वजह से कम हो जाती है, तो कम होता हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ पे दोनों फैक्टर्स इक्वली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो बढ़ती हुई नहीं दिखाई पड़ती, ना ही कम होती हुई। हाँ, थोड़ा बहुत तो बढ़ता ही है सबका, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत कम। ज़रा ध्यान से देखो तो इसका रेजिस्टेंस ओवर द टेम्परेचर रेंज चेंज नहीं होता है, इसलिए हम एलॉयज़ वायर, एलॉय के वायर्स यूज़ करते हैं ज़्यादा करके लैबोरेटरीज़ में। जैसे तुम मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो जो वायर होता है वो कॉन्स्टेंटीन या मैंगनीन का वायर होता है। जब पोटेंशियोमीटर करोगे तो पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है वो कॉन्स्टेंटीन या मैंगनीन का वायर होता है। ये सब तुम्हारे 12th फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स है। स्टेट बोर्ड वालों और CBSE वालों तुम्हारा तो ये अभी 12th का ही एक्सपेरिमेंट चलेगा, अभी तुम्हारे इसी चैप्टर में आगे आएगा। तो आई होप तुमको ये जो भी किया है आज के लेक्चर में समझ में आया है। आज इतना ही करते हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस पे और डिटेल में बात करना है। अभी फ़िलहाल तुमको इंट्रो दिया है, ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस कौन कौन से चीज़ों पे है, और फिर उसके उसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ्स देखे हैं। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। कुछ डाउट रहेगा तो बिंदास बताओ मुझे कमेंट्स में, सब समझाए तो भी बिंदास बताओ मुझे कमेंट्स में। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।